हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू परफेक्ट आइडियोलॉजी। आज हम एक ऐसे महान वैज्ञानिक के बारे में बात करेंगे जो ना तो बोल सकते थे, ना चल सकते थे और ना ही कुछ कर सकते थे, पर अपंग होने के बावजूद भी उन्होंने व्हील चेयर पर बैठे बैठे ब्लैक होल्स एक्सप्लोजन से रिलीज होने वाली एनर्जी की थ्योरी दे डाली और पूरे विश्व को अपनी थ्योरी से हैरान कर दिया। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टीफन हॉकिंस की पूरी लाइफ स्टोरी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर स्टीफन का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड सिटी, इंग्लैंड में हुआ। ये अपने चारों भाई बहनों में सबसे छोटे थे और सबसे इनोसेंट भी। हॉकिंस की प्राइमरी स्कूलिंग बायरन हाउस स्कूल, लंदन से हुई। दोस्तों, हॉकिंस को स्कूल का आइंस्टाइन कहा जाता था, पर हॉकिंस शुरू से एकेडमिकली एफिशिएंट नहीं थे। वो इसीलिए क्योंकि उनके स्कूल के ऑर्डिनरी पढ़ाने का तरीका उन्हें अच्छा नहीं लगता था और वो बहुत ही जल्दी बोर हो जाते थे। 1958 में हॉकिंस ने अपने मैथमेटिक्स टीचर की मदद से पुराने टेलीफोन, घड़ी के टुकड़े और कुछ रिसाइकल कंपोनेंट्स के साथ एक कंप्यूटर बिल्ड कर दिया। अक्टूबर 1959 में 17 साल की उम्र में उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई स्टार्ट कर दी, पर पहले 18 महीने में वो बहुत ही बोर और लोनली फील करने लगे क्योंकि वहाँ पर वो सबसे छोटे थे और उन्हें कॉलेज का कोर्स बहुत आसान लगता था। काफ़ी दिन ऐसे ऑब्जर्व करने के बाद उनके फिजिक्स टीचर रॉबर्ट बर्मन ने उनसे कहा कि वो जो करना चाहते हैं उसे अपने तरीके से करें और उस काम को करने के लिए उन्हें किसी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर स्टीफन बहुत इंस्पायर हुए और अब वो पढ़ाई के साथ साथ बाकी सारे डोमेन्स को भी एक्सप्लोर करने लगे। जब स्टीफन ऑक्सफोर्ड के फाइनल इंटरव्यू एग्जाम में पहुंचे तो उनके जवाब सुनकर सारे इंटरव्यूअर्स ये समझ गए कि स्टीफन उन सब से कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। फिजिक्स में बीए ऑनर्स करने के बाद 20 साल की उम्र में स्टीफन हॉकिंस ने अपनी पीएचडी की पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से शुरू कर दी। जब स्टीफन 21 साल के हुए तो उन्हें मोटर न्यूरॉन डिजीज से डायग्नोस करा गया और डॉक्टर्स का ये भी मानना था कि वो केवल 2 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। दोस्तों, मोटर न्यूरॉन डिजीज एक बहुत ही अनकॉमन डिजीज है जो आपके ब्रेन और नर्व्स को अफेक्ट करती है। इसके चलते इंसान की मसल्स और नर्व्स उससे कंट्रोल में नहीं रहती और इंसान धीरे धीरे अपंग होने लगता है। ये सुनने के बाद स्टीफन काफ़ी डिप्रेस्ड हुए और उन्हें अब पीएचडी करने में कोई पॉइंट नज़र नहीं आया क्योंकि 2 साल में तो उनकी पीएचडी वैसे भी ख़त्म नहीं होती। तब उनके मन में जेन का ख्याल आया। दोस्तों, जेन वो लड़की थी जिससे स्टीफन अपनी बीमारी का पता चलने से पहले प्यार करने लगे थे। अब स्टीफन सोचने लगे कि अगर उन्हें जेन से शादी करनी है तो उन्हें अपनी पीएचडी जल्द से जल्द खत्म करके एक जॉब परस्यू करनी पड़ेगी। और हॉकिंस के अनुसार ये उनकी लाइफ में पहली बार हुआ जब उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी। दोस्तों, जब हॉकिंस ने ये रियलाइज़ किया कि उनकी फिजिक्स कम्युनिटी में यूनिवर्स क्रिएशन की अलग अलग थ्योरीज पर डिबेट हो रही है, तब स्टीफन ने भी अपनी पीएचडी का टॉपिक बिग बैंग पिक कर लिया और उसके बारे में पढ़ने लगे। 1965 में उन्होंने रॉबर्ट पेनरोज स्पेस टाइम थ्योरम को अप्लाई करके अपनी थीसिस तैयार कर ली। 14 जुलाई 1965 को स्टीफन ने अपनी पीएचडी की स्कॉलरशिप के पैसों से जेन से शादी कर ली और अपने हनीमून के जस्ट बाद ही अपनी थीसिस को सबमिट कर दिया। स्टीफन की थीसिस उनकी कम्युनिटी को कन्विंस नहीं कर पाई और जब स्टीफन ने अपनी थीसिस को सबके सामने एक्सप्लेन किया तो उनके चेयरमैन का कहना था कि उन्होंने इससे बेकार स्पीच आज तक नहीं सुनी थी। इसी के 1 साल बाद यानी कि 1966 में उनकी थीसिस को एक्सेप्ट कर लिया गया और स्टीफन को अब कैम्ब्रिज के गोनविल और काइस कॉलेज में रिसर्च फेलोशिप भी ऑफर करी गई। हॉकिंस और जेन के 3 बच्चे हुए, रॉबर्ट, लूसी और टिमोथी। और स्टीफन अपने पूरे परिवार समेत 1975 में कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। स्टीफन की मौत 2 सालों में तो नहीं हुई जैसे कि डॉक्टर्स ने प्रोफेसी दी थी, पर अब वो निमोनिया से भी पॉजिटिवली डायग्नोस करे गए, जिसके कारण डॉक्टर्स को उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखना पड़ा। क्योंकि स्टीफन की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी तो स्टीफन की वाइफ जेन को डॉक्टर्स ने उनके लाइफ सपोर्ट को हटाने का सजेशन दिया और स्टीफन को मर जाने को कहा, पर जेन ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और बोली कि जब तक स्टीफन जिंदा हैं तब तक वो उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी।
जब वो वेंटिलेटर से बाहर आए तब उनकी हालत इतनी वर्स हो चुकी थी कि वो अपनी सिर्फ आईब्रोज को ढंग से चला पा रहे थे। इसके अलावा उनके शरीर का कोई भी अंग उनके वश में नहीं रहा और अब उनके लिए एक ऐसी व्हीलचेयर बनाई गई जो कंप्यूटर माउंटेड थी। ये कंप्यूटर स्टीफन की आंखों, सर और जॉ की मूवमेंट्स को स्कैन करके ये बताता था कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। जेन और हॉकिंस में 1955 में डाइवोर्स हो गया क्योंकि जेन नर्सेज और असिस्टेंट्स के इंट्रूजन से बहुत तंग आ चुकी थी। इसी के कुछ महीनों बाद सितंबर 1995 में स्टीफन और उनकी नर्स मेसन ने शादी कर ली, पर यह शादी भी स्टीफन के लिए सक्सेसफुल साबित नहीं हुई और उन्होंने मेसन से भी 2006 में डाइवोर्स ले लिया। इसके बाद स्टीफन ने जेन और अपने बच्चों के साथ क्लोज रिलेशंस मेंटेन किए। 2007 में जेन हॉकिंग की बुक ट्रैवलिंग टू इन्फिनिटी माय लाइफ विद स्टीफन पब्लिश हुई और इस बुक के एम्फोसिस और प्लॉट को कंसीडर करके द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मूवी भी उन पर बनाई गई, जो कि 2014 में लॉन्च करी गई। दोस्तों, हॉकिंस ने अपंग होने के बावजूद भी अपने कैरियर में 4 किताबें लिख दी और दुनिया को ये बताया कि आपकी जिंदगी भले ही संघर्ष भरी हो, पर आप ऐसा कोई काम जरूर कर सकते हैं जो आपको सक्सेस अचीव करा सकता है। स्टीफन को बहुत सारे मेडल्स और अवार्ड्स जैसे कि एडम्स प्राइज, एडिंगटन मेडल, मैक्सवेल मेडल, एल्बर्ट आइंस्टाइन अवार्ड, एल्बर्ट आइंस्टाइन मेडल, रैसकोल्ड मेडल, पॉपले मेडल, वुल्फ फाउंडेशन प्राइज, कंपेनियन ऑफ ऑनर और प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जैसे पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। और तो और स्टीफन हॉकिंस एक सोशल सेलिब्रिटी बन चुके थे और उन्हें न जाने कितनी एड्स में फीचर कराया गया। अनफॉर्चुनेटली 14 मार्च 2018 को 76 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो देखा दोस्तों, कैसे एक अपंग व्यक्ति जो खुद बात भी नहीं कर सकता था, वो खुद पर विश्वास रखकर अपनी पहचान इस विश्व में कैसे बनाता है और लोगों को होप का एक नया मीनिंग समझाता है। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके अपने विचार बता सकते हैं और ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस को हर हफ्ते देखने के लिए परफेक्ट आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आप हमारी कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। चलिए दोस्तों, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय एंड सी या।